गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप सभी? ठीक हो? चलो बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए भाई प्लीज, जल्दी से जल्दी। और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। सेशन की शुरुआत करने से पहले स्टूडेंट मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, जो भी स्टूडेंट नए आए हैं, जिन लोगों ने क्लासेस देखना अभी शुरू किया है, उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी कि उन लोगों को मतलब कई बार स्टूडेंट हम सोचते हैं कि यार हमने तो सिलेबस ही नहीं किया हुआ, हम क्यों करें। ये आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है आपने सिलेबस नहीं किया तो आप क्वेश्चन ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया है हम यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर ही नहीं करते, उनके कॉन्सेप्ट्स को भी करते हैं, हम टॉपिक को भी पढ़ते हैं। तो आप लोग जो है एक बार सुन लीजिए, जिससे कि आप लोग कभी भी इन फ्यूचर अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ना है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आती, आप लोगों को ये सोचना नहीं पड़ता कि यार मैंने ये टॉपिक पहले कभी भी पढ़ा नहीं हुआ था। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि जब हम आपको एक नया टॉपिक करवाते हैं तो अगर आप लोगों ने वो टॉपिक पहले से कहीं पढ़ा हो, सुना हो, उसके बारे में थोड़ा बहुत भी आपको एबीसी पता हो, तो वो आप टॉपिक जो है आप लोगों के लिए समझना बहुत ईजी हो जाता है और हमारे लिए समझाना बहुत ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता होता है कि आप लोगों ने जो वर्ड हैं वो सुने हुए हैं। क्लियर? तो इसी क्लास के अंदर आप लोगों को एक फायदा तो यही है कि आप लोगों को कुछ नया जानने को मिलता है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। दूसरी बात, जो स्टूडेंट नए आए हैं उन लोगों का एक फायदा है कि उन लोगों को जो टॉपिक उन्होंने कभी सुने नहीं हुए, उन लोगों को इस क्लास से ये फायदा होगा कि इन फ्यूचर जब वो सिलेबस करेंगे तो उन लोगों के लिए वो टॉपिक जो हैं वो ऐसे नहीं होंगे कि उन्होंने कभी पढ़े ही ना हो। क्लियर? बात समझ में आई? तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहना चाहता है, इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर इस तरह से आने वाला है। क्वेश्चंस मेरे हैं, जवाब आप लोगों के हैं, जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपद। आप सभी को पता है कि 16 महाजनपद थे, ठीक है। मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ। आप सभी को पता है कि कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। उसमें से एक महाजनपद कौन सा था? मथुरा था। कौन सा था? मथुरा था। तो कैपिटल पूछा गया है, मथुरा किसकी कैपिटल थी? जो मथुरा थी वो किसकी कैपिटल पूछी गई है। यहाँ पर आपके सामने 16 महाजनपद दिए हुए हैं। 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि इन चारों में से जो मथुरा है, मथुरा आपको पता है कि कृष्ण जी की भूमि है, द्वारिकाधीश की भूमि है, आप सभी को जानते हैं। वृंदावन जाते हैं, मथुरा जी जाते हैं, तो वहां पे क्या आप सभी को पता है कृष्ण जी का नाम गूंजता है। वहां पे कहते हैं कि अगर आपने उस धरती पे पैर भी रखा तो कण कण में भगवान कृष्ण जी जो है वो वास करते हैं। आप लोगों को सिर्फ इतना बताना है कि जो ये मथुरा है वो किसकी कैपिटल है। क्या वो वज्जी की कैपिटल है? क्या वो वत्स की थी? क्या वो काशी की थी? क्या वो सूरसेन की थी? हाँ जी स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। आप सभी को पता है वज्जी की कैपिटल कौन सी थी? वैशाली थी। ये बात तो आप लोगों को पता है कि वज्जी की कैपिटल कौन सी थी? वैशाली थी। कौन सी थी? वैशाली थी। वत्स की क्या थी? कौशाम्बी थी। वत्स की क्या थी? कौशाम्बी थी। क्लियर? बात समझ में आई? काशी की क्या थी? वाराणसी थी। काशी की क्या थी? वाराणसी थी। और सूरसेन की क्या थी? मथुरा थी। सूरसेन की क्या थी? मथुरा थी। तो याद रखिएगा, वज्जी की क्या थी? वैशाली थी। वत्स की क्या थी? कौशाम्बी थी। काशी की क्या थी? वाराणसी थी। एंड सूरसेन की क्या थी? मथुरा थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों के बारे में आपको जानकारी कहां से मिलती है? तो याद रखिएगा, मैंने बहुत बार क्लास में करवाया था, अंगुत्तर निकाय से। कहां से मिलती है? अंगुत्तर निकाय, जो कि क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। और एक मिलती है भगवती सूत्र से, जो क्या है? एक जैन धर्म का है। क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि कौन से जैन ग्रंथ से या कौन से जैन बुक से, कौन सी जैन किताब से आपको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है? तो वो कौन सी है? भगवती सूत्र। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से बौद्ध ग्रंथ से आपको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो वो कौन से? अंगुत्तर निकाय। तो याद रखिए इन दोनों इन दोनों से ही हमें 16 महाजनपदों की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। क्लियर? बात समझ में? तो याद रखिएगा, सूरसेन किसकी? सूरसेन की कैपिटल क्या है? मथुरा है। क्या है? मथुरा है। काशी की क्या है? वाराणसी है। वत्स की क्या है? कौशाम्बी है। और वज्जी की क्या है? वैशाली है। क्लियर?
क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अरेंज द फॉलोइंग नेम क्रोनोलॉजिकल एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्स गिवन। यहाँ पर आपको कुछ नाम दिए गए हैं, आपको उसको क्रोनोलॉजी वे में सेट करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर, बात समझ में आई। अब ये देखिए क्या कहना चाहता है कि क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको इनको क्रोनोलॉजी वे में सेट करना है, चंगेज खान, महमूद गजनवी, महमूद गौरी एंड तैमूर। ठीक है, आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, फिर उसके बाद कौन आया था, फिर उसके बाद कौन आया था। तो आप खुद देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सबको पता है कि कौन आया था, महमूद गजनवी आया था। आप सभी को पता है महमूद गजनवी जो था 1000 से 1027 के बीच में आया था। तो इसका मतलब क्या, सबसे पहले कौन आएगा, महमूद गौरी, महमूद गजनवी आएगा। महमूद गौरी की बात करते हैं, मोहम्मद गौरी की, तो ये कब आया था, 1178 से आया था और 1206 में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। दूसरे नंबर पे ये आ गया। चंगेज खां कब आया था, 1229 में आया था। कब, किसके टाइम पे, 1220 में आया था, सॉरी 1220 में आया था। किसके टाइम पे, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में, तो इल्तुतमिश आ गया। इसके बाद तैमूर की बात करते हैं, तो तैमूर किस टाइम पे, ये किसके टाइम पे आया था, बलबन के टाइम पे आया था। कब, 1286 में, 86 में आया था। तो याद कीजिए फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, सेकंड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, थर्ड आएगा, महमूद गौरी आएगा, उसके बाद क्या आएगा, चंगेज खां आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, तैमूर आएगा। क्योंकि चंगेज खां किसके टाइम पीरियड में आया था, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में आया था। आप याद कीजिए मैंने आप लोगों को बताया था कि चंगेज खां इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर जलालुद्दीन मांग भरनी, उसने उसकी मांग भरनी थी, याद कीजिए, इस वजह से उसका पीछा करते हुए आया था। और तैमूर की अगर हम बात करते हैं तो तैमूर ने बलबन के बेटे शहजादा मोहम्मद को क्या किया था, मारा था। इसके बाद जब बलबन को इस बात का पता चलता है तो वो अपने बेटे के दुख में क्या हो जाता है, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। क्लियर है, बात समझ में आई, समझ में आया। तो ये सीक्वेंस जो है याद रखिएगा, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। डू एंड डाई, डू एंड डाई, करो या मरो, डू एंड डाई, करो या मरो, वाज गिवन बाय गांधी जी ड्यूरिंग। गांधी जी ने एक नारा दिया था डू एंड डाई का, गांधी जी ने एक नारा दिया था डू एंड डाई का। तो ये जो है वो किसके, कौन से आंदोलन के दौरान ये गांधी जी ने शुरू किया था, मतलब कौन से मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने नारा दिया था डू एंड डाई का, किस मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने, क्या ये जो नारा दिया था गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया था, क्या ये सिविल डिस्पैच मूवमेंट के टाइम पे दिया था, क्या ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे दिया था, क्या ये खिलाफत आंदोलन के टाइम पे, बताइए स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी बताइए ऑनलाइन। हालांकि मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर सभी को आता है कि डू एंड डाई का जो नारा था वो गांधी जी ने किसके टाइम पे दिया था, क्विट इंडियन मूवमेंट। ये लास्ट मूवमेंट था, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि या तो हम अपने देश की स्वतंत्रता की आजादी के लिए कुछ कर जाएंगे या फिर मर जाएंगे। तो गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेज अब तुम्हें भारत छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि हम जो है कुछ भी कर सकते हैं, या तो हम कुछ कर जाएंगे या फिर हम मर जाएंगे। तो बात समझ में आई। तो गांधी जी ने ये नारा किस टाइम दिया था, क्विट इंडियन मूवमेंट दौरान दिया था। कब दिया था, 8 अगस्त 1942 को दिया था कि अब तुम्हें देश को छोड़कर चले जाना चाहिए, अब हम जो है देश की आजादी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बात समझ में आई। तो गांधी जी ने क्विट इंडियन मूवमेंट कब शुरू किया था, 8 अगस्त 1942 को। इसके अंदर गांधी जी ने क्या नारा दिया था, डू एंड डाई का। अगर हम बात करते हैं सिविल डिस्पैच मूवमेंट, आप सभी को पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें गांधी जी ने किसको तोड़ा था, नमक कानून को तोड़ा था। किसको तोड़ा था, नमक कानून को तोड़ा था। कब, 6 अप्रैल 1932 को क्या किया था, गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। अगर हम बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये था असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने शुरू किया था 1 अगस्त 1920 को। इसी दिन किसकी डेथ हुई थी, बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई थी, डेथ हो चुकी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन याद कीजिए, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इन्होंने क्या शुरू किया था, एक खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। कब, 1919 में। तो याद रखिएगा, इनके सीक्वेंस भी याद रखिएगा, और याद रखिएगा कि ये जो मूवमेंट है सारे गांधी जी ने शुरू किए हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1932 को, नमक कानून तोड़ा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने क्या किया था, अब हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। और खिलाफत मूवमेंट कब शुरू किया था, 1919 में। ये अंग्रेजों के खिलाफ एक मूवमेंट था। और गांधी जी का नारा डू एंड डाई किसके सामने शुरू था, क्विट इंडियन मूवमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
क्लियर, बात समझ में आई। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हाँ जी, दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वेयर डिड द कांग्रेस लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन अगस्त 8, 1942। जो अगस्त 1942 में क्विट इंडियन मूवमेंट शुरू हुआ था, वो कहाँ से शुरू हुआ था, मतलब इसका जो सेशन रखा गया था, कांग्रेस का सेशन रखा गया था। देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई नई चीज़ शुरू करनी होती है तो हम एक जगह डिसाइड करते हैं कि यार ये जैसे अमृतसर में जलियांवाला बाग है, बिहार के अंदर एक पटना हजारी जेल है, ठीक है, अब गंगानगर जाइए वहाँ पे एक रामलीला मैदान है। तो उसी तरह से यहाँ पर मुंबई के अंदर एक मैदान था जहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि यहीं से क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। तो वो कौन सा था, मुंबई के अंदर कौन सा, ग्वालियर टैंक मैदान। कौन सा, ग्वालियर, एक मैदान था जिसका नाम था ग्वालियर टैंक मैदान था। इस मैदान के अंदर कांग्रेस का एक सेशन रखा गया 7 अगस्त 1942 को। इसमें गांधी जी ने एक जबरदस्त वाला भाषण दिया था। इसका जो प्रेसिडेंट बना था वो कौन था, अब्दुल कलाम आजाद था। जो ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का सेशन हुआ था 7 अगस्त 1942 को, उस सेशन के अंदर कांग्रेस ने का जो प्रेसिडेंट बना था वो कौन बना था, अब्दुल कलाम आजाद। कौन बना था, अब्दुल कलाम आजाद। क्लियर। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 8 अगस्त 1942 को जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, उस सेशन के अंदर वो सेशन कहाँ पे रखा गया था, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसका अगुवाई किसने की थी, अब्दुल कलाम आजाद ने की थी। किसने की थी, अब्दुल कलाम आजाद ने। तो याद रखिएगा मुंबई के अंदर अब्दुल कलाम आजाद ने। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई। और 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्या नारा दिया था, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्या नारा दिया था, डू एंड डाई का नारा दिया था कि या तो हम कुछ कर जाएंगे या फिर मर जाएंगे। क्लियर, बात समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि Who among following lead the movement of the separate state पाकिस्तान। निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के अलग राज्य के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था, मतलब कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो देखो हर कोई पाकिस्तान बनाना चाहता था, नो डाउट, लेकिन इस पाकिस्तान को बनाने के लिए लीडरशिप किसने की थी, जो आंदोलन शुरू हुआ था उसकी नेतृत्व, उसकी प्रधानता, उसकी अगुवाई या उसकी लीडरशिप किसने की थी। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। कि सारे ही लोग पाकिस्तान, जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे, नो डाउट, लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिन्होंने इस मुसलमानों की लीडरशिप की थी, मुसलमानों की प्रधानता की थी कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे आगे खड़ा हूँ और मैं इस मूवमेंट को क्या करता हूँ, लीड करता हूँ, मैं एक पाकिस्तान की क्या करता हूँ, डिमांड करता हूँ। तो वो कौन सा व्यक्ति था? क्या वो सर आगा खां थे? क्या वो नवाब सलीमुल्लाह खां था? क्या वो लियाकत अली था? क्या वो मोहम्मद अली जिन्ना था? हाँ जी स्टूडेंट बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट का आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, कौन था कि जिसने अलग से पाकिस्तान के राज्य के लिए अलग लीडरशिप की थी, बताइए, लीड किया था? क्या सर आगा खां थे? आगा खां थे। आगा खां तो वही हैं जिन्होंने 1906 के अंदर कहाँ पे गए थे, शिमला गए थे। कहाँ पे गए थे, शिमला गए थे। और किससे मिले थे? मिंटो से मिले थे। किसके लिए? मुसलमानों के लिए मिले थे। मिंटो ने इनको सजेशन दिया था कि तुम कहाँ पे, ढाका के अंदर एक मुस्लिम लीग बनाओ। तो नवाब सलीमुल्लाह खां को जब इसने ये बात बताई तो 1906 के अंदर इसने ढाका के अंदर एक लीग बनाई जिसे हम क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग। मुसलमानों के लिए अलग से क्या बनाएगी, लीग बनाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग कहते हैं। अगर हम बात करते हैं लियाकत अली की, तो लियाकत अली तो क्या थे, एक फाइनेंशियल मंत्री थे, वित्त मंत्री थे। इनका जो था पाकिस्तान को बनाने में कोई रोल नहीं रहा ज्यादा, याद रखिएगा। हालांकि पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे, लियाकत अली बने थे। लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने ही 1940 के अंदर पाकिस्तान की क्या की थी, डिमांड की थी कि अब हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, हमें क्या चाहिए, अब दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया कि हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, भारत और पाकिस्तान को क्या कर दो, अलग कर दो। क्लियर, बात समझ में। तो इसकी लीडरशिप किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। याद रखिएगा, सर आगा खां लॉर्ड मिंटो से मिले, मिंटो ने उसको सजेशन दिया कि भाई तुम जाकर मुसलमानों के लिए, जैसे हिंदुओं ने अपनी अलग से पार्टी बनाई है, तुम भी अपनी एक पार्टी बनाओ। तो मिंटो
मिंटो को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा है, द फादर ऑफ पाकिस्तान कहा है, क्योंकि मिंटो का ही सजेशन था सर आगा खां को, और यही मुस्लिम लीग आगे जाकर क्या बनती है, पाकिस्तान बनाती है। नवाब सलीमुल्लाह खान ने क्या किया, ढाका के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। लियाकत अली क्या बने थे, जब हमारे देश में टेम्परेरी सरकार बनी थी तब उस टाइम पे क्या बने थे, वित्त मंत्री बने थे। और मोहम्मद अली जिन्ना जिसने मुस्लिम लीग की लीडरशिप की थी और पाकिस्तान बनाने के लिए अलग से नेतृत्व किया था। क्लियर, बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, When did the second world war end? सेकंड जो दूसरा विश्व युद्ध था कब खत्म हुआ था? आप सभी को पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो शुरू हुआ था वो 1914 से 1918 तक था। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब था? 1914 से 1918 तक था। अगर हम सेकंड वर्ल्ड वार की बात करते हैं तो ये शुरू हुआ था 1939 में और खत्म हुआ था 1945 में। 1945 में क्यों? ये खत्म भी कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि जापान के दो शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने क्या गिरा दिए थे? बम गिरा दिए थे। याद कीजिए, मैंने क्लास में बहुत बार करवाया है कि 1939 में जब सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, एक तरफ कौन था? जर्मनी था। एक तरफ कौन था? जर्मनी था। और एक तरफ कौन था? इंग्लैंड था। कौन था? इंग्लैंड था। जर्मनी का साथ किसने दिया था? जापान ने दिया था। जर्मनी का साथ किसने दिया? जापान ने। अमेरिका अभी तक इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन जापान ने क्या किया? जापान के कुछ लोगों ने अमेरिकी लोगों को क्या कर दिया? मार दिया। इस वजह से अमेरिका भी इस युद्ध में क्या हो गया? शामिल हो गया। अमेरिका ने जापान से बदला लेने के लिए जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या गिरा दिए? बम गिरा दिए। इससे जो जापान था वो हार गया, मतलब जापान सरेंडर करने को तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से तबाह कर दिया। परमाणु बम का अटैक किया गया था, फर्स्ट टाइम था ऐसा। तो जापान जो था उसने क्या कर दिया? इंग्लैंड के आगे, अमेरिका के आगे क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। कब? 1945 में। और इसी के साथ सेकंड वर्ल्ड वार क्या हो गया? खत्म हो गया। तो आप देख सकते हैं 1945 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है? बात समझ में आई? हिरोशिमा पे जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम के हमें सिम्टम नजर आते हैं। आज भी वहां की जमीन के अंदर छोटे छोटे कण हैं। आज भी बहुत सारे बच्चे वहां पे हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं। क्लियर? बात समझ में आई? हिरोशिमा पे जो बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय और नागासाकी पे जो गिराया था वो था फैट मैन। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, डॉक्टर अंबेडकर एंड गांधी जी हैज ए पैक्ट कॉल्ड। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था, आप सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था। आप याद कीजिए, क्लास में बहुत बार करवाया है कि क्या हुआ था। गांधी जी जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन से, सेकंड राउंड टेबल से जब वो वापस लौटे थे, जब इंग्लैंड से वापस लौटे थे, गांधी जी को क्या कर लिया गया था? अरेस्ट कर लिया गया था और इन्हें पूना की यरवदा जेल में रखा गया था। कहां पे? यरवदा जेल में रखा गया था। पीछे से जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडॉनल्ड, उसने दलितों को, जो शेड्यूल कास्ट वाले, जो हरिजन है, उनको अलग से क्या दे दिया था? रिजर्वेशन दे दिया था। जब गांधी जी को ये बात पता चली तो गांधी जी ने क्या किया? भूख हड़ताल शुरू कर दी। गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार आप सभी को पता है, घर में भी बच्चे ऐसे करते हैं कि आप जब तक हमें ये दिलाओगे नहीं, हम खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो वही चीज है यहाँ पे भी। यहाँ पे गांधी जी ने क्या किया? पूना की यरवदा जेल में क्या कर दिया? आमरण अनशन पे बैठ के, भूख हड़ताल पे बैठ गए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दलितों को रिजर्वेशन दिलाना चाहते थे वो तो खुश हो गए कि भाई दलितों को रिजर्वेशन मिल गया। लेकिन जब लोगों ने भीमराव अंबेडकर को समझाया कि भाई गांधी जी भूखा बैठ चुके हैं, मतलब वो भूख पर हैं और भूख हड़ताल रखी हुई है, वो कुछ खा नहीं रहे हैं, कल को अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो सारा ब्लेम किसके ऊपर आएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर आएगा। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी मिलने कहाँ गए? या पूना की यरवदा जेल में, जहां पर गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही अमेजिंग कहानी है। इसके बारे में हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ था, क्यों गांधी जी ने दलितों को रिजर्वेशन नहीं दिलाया, बाद में गांधी जी ने खुद दलितों को रिजर्वेशन दिया। ये सारी कहानी हम क्लास में कर चुके हैं और आने वाले टाइम में जो भी बैचेस होंगे उसमें करेंगे भी। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे बेसिक समझाना चाहूंगी कि पूना की यरवदा जेल में यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गांधी जी से मिलने गए। गांधी जी से कहा कि गांधी जी आपको दलितों से क्या प्रॉब्लम है? तो
गांधी जी ने कहा कि दलितों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दलितों को तो मैं हरिजन मानता हूँ, भगवान के बंदे मानता हूँ, लेकिन मैं दलितों को अलग से रिजर्वेशन नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भारत का जो एक पाकिस्तान अलग से डिमांड हो रही है, एक अलग से एक और देश की डिमांड हो, मेरा जो अखंड भारत है वो क्या हो जाए, बट जाए। तो मैं दलितों को रिजर्वेशन ऐसे ना देकर दूसरी तरह से देना चाहता हूं। तो याद रखिएगा, गांधी जी के साथ पूना में यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी की एक समझौता हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं, क्योंकि ये पूना की यरवदा जेल में हुआ था, एक समझौता हुआ था, एक ट्रीटी हुई थी। कब? 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर, इस वजह से क्या कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या कहता है। हाँ जी, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द कोड गिवन। यहाँ पे आपको दो लिस्ट दी गई हैं, आपको यहाँ पे मैच करना है कि कौन सा सही है। आप ये खुद देखिए, यहाँ पे आपको देखने से पता चल गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की साइट्स है जो आप लोगों को बतानी है कि कहाँ पर है, कौन सी है। तो आप सभी को पता है मांडा कहाँ पे है, मांडा कहाँ पे है, कहाँ पे है, मांडा जम्मू कश्मीर में। याद कीजिए, जब मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता करवाया था तो मैंने क्लियरली तरीके से करवाया था कि मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। दैमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में ही, आप लोगों को पता है कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में है। और राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में, ये भी आप लोगों को पता है। तो मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर थर्ड पहले आएगा। तो यहाँ पे थर्ड देखिए, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ए का क्या रहेगा, थर्ड रहेगा। दैमाबाद महाराष्ट्र में 4 नंबर पर, कालीबंगा 1 नंबर पर, ठीक है, और राखीगढ़ी हरियाणा 2 नंबर पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। याद रखिएगा, मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ऊपर वाला जो नॉर्थ पॉइंट है इंडिया के अंदर, मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर है। अगर हम बात करते हैं दैमाबाद की, दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु घाटी सभ्यता का साउथ पॉइंट है, कौन सा, साउथ, दक्षिणी पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के हमें अवशेष नहीं मिले हैं। तो दैमाबाद कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। कौन सी नदी, परवरा नदी। कौन सी नदी, परवरा नदी। क्लियर? कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में, आप सभी को पता है, आप जानते हो, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के क्षेत्र पर है, घग्गर नदी के ऊपर है। और राखीगढ़ी आप सभी को पता है हरियाणा में, कौन सा है, हरियाणा में है। तो ये चारों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, जो स्टूडेंट पीएस टेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बैच जो चाहते हैं हम सरकारी नौकरी पाएं या हम स्कूल टीचर बने, तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए भाई। 11 अप्रैल को बैच शुरू हो चुका है। इसके अंदर आप लोगों का सिलेबस जो है कंटिन्यू चलता जा रहा है। अगर आप लोग अपने समय को बचाना चाहते हैं, जो बीत चुका है उसको वापस, मतलब उसको दोहराना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट को, तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी। नंद वंश के बाद किस वंश ने मगध पर क्या किया था, शासन किया था। नंद वंश के बाद, नंद वंश आप सभी को पता है, लास्ट शासक कौन था नंद वंश का, घनानंद था। कौन सा था, घनानंद था। तो घनानंद के बाद किस वंश ने भारत में शासन किया था। तो आप याद कीजिए, मैंने जब आपको एशियंट इंडिया करवाया था तब आप लोगों को मैंने बहुत ही क्लियरली तरीके से बताया था कि घनानंद जो था उसने एक बार क्या किया था, अपने पाटलिपुत्र के अंदर एक बहुत बड़ी यज्ञशाला रखवाई थी, एक हवन रखवाया था, पूजा रखवाई थी। उस पूजा के अंदर उसने सभी ब्राह्मणों को बुलाया था। लेकिन जब ये बात चाणक्य को पता चलती है कि जो पाटलिपुत्र है वहां पर एक हवन पूजा हो रही है, उसमें सभी ब्राह्मणों को बुलाया गया, तो चाणक्य भी क्या था, कौटिल्य क्या था, एक ब्राह्मण था, कट्टर ब्राह्मण था। और कौटिल्य कहाँ पे चला गया, उस हवन में चला गया, उस पूजा में चला गया, और वो ब्राह्मण वाली जो सीट है वहां पे जाके बैठ गया। अब कौटिल्य को पता था कि वो ब्राह्मण है, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो कौटिल्य कभी भी देखने पे लगता नहीं था ब्राह्मण है। क्यों, कौटिल्य जो था वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, दिखने में बहुत ही ज्यादा क्रूर प्रवृत्ति का था। तो जब घनानंद की एंट्री होती है तो वो देखते हैं कि ये कौन बैठा है, तो वो बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करता है, किसकी, चाणक्य की, कौटिल्य की। तो चाणक्य को बहुत ज्यादा इंसल्ट फील होती है और वो उसी टाइम पे कसम खा लेता है कि मैं जो है वो इस धरती से इस नंद वंश को क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तो वो जब
गुस्से में जा रहा होता है लाल पीला होकर, तो जंगल में उसे एक बच्चा मिलता है जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य को वो एजुकेशन देता है, शिक्षा देता है, उसे तक्षशिला ले जाता है, क्योंकि चाणक्य जो थे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के क्या थे, गुरु थे। तक्षशिला ले जाया जाता है, वहां पे 6 साल तक उसे एजुकेशन दी जाती है, हर तरह की शिक्षा दी जाती है, फिर उसे वापस ले आया जाता है। घनानंद को क्या किया जाता है, हराया जाता है, और भारत में फर्स्ट एम्पायर की, फर्स्ट ऐतिहासिक हिस्टोरिक एम्पायर की स्थापना होती है जिसका नाम था मौर्य एम्पायर। क्या नाम था, मौर्य एम्पायर। क्लियर, बात समझ में आई। अगर हम बाकी के बचों वंश की बात कर लें तो देखिए मौर्यों के बाद में कौन सा आता है, शुंग वंश आता है, क्योंकि मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था बृहदत्त को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया, हरा दिया और अपने वंश की क्या कर दी, स्थापना कर दी। उसके बाद अगर हम शुंग के बात करते हैं तो उसके बाद में काफी सारे आते हैं, लेकिन हम बात करते हैं कुषाणों की। कुषाण जो थे वो उन्होंने भी क्या किया था, शासन किया था, जैसे कनिष्क है, विमक्कड़ फीसिस है। कुषाणों के अंडर में काम कौन करता था, गुप्त काम करते थे, और गुप्तों ने भी अपने वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। तो याद रखिएगा नंद वंश के बाद मगध ने किस वंश पे शासन किया था, मौर्य ने, क्योंकि नंद वंश का राजा कौन था, घनानंद था। आप याद कीजिए मैंने आप लोगों को ये भी बताया था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस टाइम पे भारत का राजा कौन था, तो वो कौन था, घनानंद था, और कौन सा वंश था, नंद वंश था। क्लियर, बात समझ में, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who was the following was the first viceroy of India? निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था, क्लाइव, कॉर्नवालिस एंड कैनिंग एंड रिपन। हाँ जी बताइए भाई, भारत का पहला वायसराय कौन था। स्टूडेंट मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ, 1857 में जब क्रांति हुई थी, रिवोल्ट ऑफ 1857, जब अंग्रेजों ने देखा कि भाई भारतीयों में वाकई दम है, ये कुछ भी कर सकते हैं, तो जो इंग्लैंड की जो महारानी थी उसने क्या किया, 1858 में एक एक्ट लेकर आई। कौन सा, एक एक्ट लेकर आई। इस एक्ट के अंदर जो भारत के अंदर जो अंग्रेजों की कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, उसे क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आप सभी को पता है कि भारत में जो सबसे पहले अंग्रेजों की कंपनी आई थी उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने भारत में कम से कम कितने सालों तक, 100 सालों तक क्या किया है, राज किया। 1757 से लेकर 1857 तक उसने क्या किया था, राज किया था। इस वजह से जब महारानी विक्टोरिया ने देखा यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब संभाल नहीं पाएगी और लोग इसका काफी विरोध करेंगे, तो वो 1858 में एक एक्ट लेकर आई जिसे भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है 1858 का, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और जो भारत था वो सीधा किसके अंडर में आ गया, अंग्रेजी सरकार के अंडर में आ गया, इंग्लिश सरकार के अंडर में आ गया। बात समझ में आ गया, बात समझ में। अब जो भारत के ऊपर जो कंट्रोल है वो सीधा कहां से रखा जाता था, इंग्लैंड से रखा जाता था। क्लियर, बात समझ में आई। और इंग्लैंड की सरकार ने भारत के अंदर अपने एक जो वायसराय है उसको छोड़ा हुआ था। एक्चुअली होता क्या है, 1858 से पहले वायसराय को क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल कहा जाता था। उस टाइम पे 1857 की क्रांति जब हुई थी उस टाइम पे भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, कैनिंग था। याद रखिएगा स्टूडेंट, मैं बार बार मैं यही बात कह रही हूँ कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पे भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन जब 1858 में जो एक्ट आया था उस एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। हालांकि पद वही है, पोस्ट वही है, लेकिन नाम चेंज किया गया है। गवर्नर जनरल को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया। और उस टाइम पे कौन था, कैनिंग था। गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग था, और कैनिंग को ही क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। क्या बना दिया गया, वायसराय बना दिया गया। तो भारत का पहला वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। क्योंकि अंतिम लास्ट गवर्नर जनरल कौन आएगा, लॉर्ड कैनिंग आएगा। और भारत का पहला वायसराय कौन आएगा, कैनिंग आएगा। क्योंकि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। किस एक्ट में, 1858 के एक्ट में, 1858 के एक्ट में, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। क्लियर, बात समझ में। तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के पहले वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे 1858 के एक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने दिसंबर के अंदर एग्जाम देना है, क्योंकि दिसंबर के अंदर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए। ये जो बैच है रिकॉर्डेड फॉर्म में है, आपको जो है आपको क्लासेस मिल जाएंगी। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करके अपने सपने को पूरा कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने
आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, हिस्ट्री विद रितु मैम। साथ ही ये कहना चाहूँगी कि जाते जाते ये भी बता के जाइए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं, आप लोगों ने क्या नया सीखा, क्या आप लोगों को नया सीखने को मिला, क्लास कैसे लगी, ये भी बता के जाइएगा जरूर। तो थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को अपने पैरों पर खड़े होने के बाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड शुभ खैर। थैंक यू सो मच।